सो क्लास अब हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हैं। अप टू चैप्टर नंबर 4 हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अच्छे से। ठीक है, हमने क्वेश्चंस कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिया, असाइनमेंट भी मैंने आपको एक शेयर किया था, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है क्लास। सो चैप्टर हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम इसके अराउंड ही बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक है कंटिन्यूटी और दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम एक्सरसाइज वाइज बात करें या कॉन्सेप्ट वाइज बात करें क्लास, तो यहाँ से हमारा कैलकुलस स्टार्ट होता है। कैलकुलस, ठीक है। एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका कैलकुलस है वो चैप्टर नंबर 5 से शुरू होता है और चैप्टर नंबर 9 पे एंड होता है। तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपका कैलकुलस होता है। आउट ऑफ 100 मार्क्स इसका जो वेटेज था पहले वो 44 मार्क्स का था। तो ये जो 5 चैप्टर्स आप देख रहे हो, चैप्टर 5 से 9, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं आपस में। एंड इसका जो कंबाइंड वेटेज 100 में से होता था वो 44 मार्क्स का था। क्योंकि अब आपका पेपर 80 मार्क्स का हो गया है, तो उस हिसाब से जो वेटेज है वो भी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो कैलकुलस हमारा जो है वो चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा। एक भी चैप्टर अगर बीच में मिस हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो हम ऐसे चलेंगे, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, चैप्टर 6 उसका एप्लीकेशन, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 उसका एप्लीकेशन एंड चैप्टर 9 कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम 5 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, चलिए। तो बेसिकली यहाँ से हमारे सिलेबस का कैलकुलस स्टार्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कैलकुलस को मास्टर करना होगा। अगर आपको कैलकुलस आता है तो आपने देखा पहले 4 चैप्टर और आप देखोगे 9 चैप्टर के बाद भी जो चैप्टर्स हैं वो ईजी हैं, कंपैरेटिवली आसान है, उनमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है क्लास। चलिए, तो हम कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, जैसा हमने कहा, नाम से पता लग रहा है इस चैप्टर में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक है कंटिन्यूटी और दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी की। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं क्लास, सो कंटिन्यूटी आपको दिखेगा सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 में। सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 में हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। इसके आगे 5.2 ऑनवर्ड्स अप टू जो 5.10 एक्सरसाइज है प्लस मिसलिनियस, आपको जो मेजर क्वेश्चंस दिखेंगे वो डिफरेंशिएशन के दिखेंगे। सो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का मेन को पार्ट है। बट एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन साल दर साल आता रहा है बोर्ड के एग्जाम में। तो अकेली एक्सरसाइज है 5.1 जिससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टेन होता है एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है क्लास, तो ऐसी अकेली एक्सरसाइज है पूरे सिलेबस में जिसमें हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है या आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझना। क्लियर, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। बट कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा लिमिट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स? अब लिमिट्स क्लास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, हम जानते हैं लिमिट्स हम किसे कहते हैं। सो बेसिकली जब हम लिमिट्स की बात करते हैं तो लिमिट्स का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए फटाफट से हम एक क्विकली देख लेते हैं क्या मीनिंग होता है, किसे क्या कहते हैं। सपोज मैंने एक लाइन पे, नंबर लाइन पे एक नंबर चूज किया x इक्वल्स टू 2, देन इसके क्लोजर लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक वैल्यू ले ली। तो अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो कंटिन्यूटी को समझाने के लिए मैंने एक नंबर लाइन चूज की है एंड इस नंबर लाइन पे मैंने एक नंबर चूज किया, लेट अस से x इक्वल्स टू 2। देन मैंने क्या किया, LHS में एक बहुत छोटा नंबर चूज किया। ठीक है, LHS में मैंने एक बहुत छोटा नंबर चूज किया, सपोज x इक्वल्स टू 1.99999, बहुत सारे 9 हैं इसके बाद। एंड RHS में मैंने एक वैल्यू चूज की x इक्वल्स टू 2.0000, बहुत सारे जीरो हैं और लास्ट में कहीं जाके 1 है। ठीक है क्लास, लास्ट में कहीं जाके हमें 1 देखने को मिल रहा है। ठीक, सो इस तरीके से हमने दो नंबर चूज कर लिए। नाउ दीज नंबर्स विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल नंबर, इनको हम मैथ्स में कहते हैं नेबरहुड पॉइंट्स।
बिकॉज ये पॉइंट्स जो हैं वो 2 के बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि मुझे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स हमने सर्कल किए हैं इन्हें हम कहते हैं नेबरहुड पॉइंट्स, एंड नेबरहुड पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम मैथ्स में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है क्लास, सो अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं। अगर हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट हम लिखते आए हैं 11th क्लास से वो कुछ ऐसे है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इस फंक्शन की आपको वैल्यू चाहिए x इक्वल्स टू ए पर। ठीक है, अब x इक्वल्स टू ए जैसे x इक्वल्स टू 2 है, लेकिन यहाँ पे एरो का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, या तो वो 2 से जरा सा छोटा है या फिर वो 2 से जरा सा बड़ा है। दैट मीन्स अगर मुझे ए पॉइंट के नेबरहुड पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिमिट का इस्तेमाल करता हूँ। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स का मतलब होता है कि हमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए ए के नेबरहुड पॉइंट पे। अब जब मैं कहता हूं कि एक टू एक्स इक्वल्स टू 2 के नेबरहुड पॉइंट्स हैं, तो दो नेबरहुड पॉइंट्स हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा नेबरहुड कौन सा है? इसलिए हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाला नेबरहुड है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड, और जो राइट वाला होता है इसे हम कहते हैं राइट हैंड नेबरहुड। सो दिस इज योर राइट हैंड नेबरहुड ऐसे। सो लेफ्ट हैंड नेबरहुड एंड राइट हैंड नेबरहुड। ठीक है, अगर x की वैल्यू के जस्ट छोटी वैल्यू है तो वो लेफ्ट हैंड नेबरहुड कहलाएगी, राइट हैंड नेबरहुड का मतलब है उससे बड़ा। अब लेफ्ट हैंड नेबरहुड को अगर हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं क्लास, यहाँ स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट शीट पे आते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड नेबरहुड की बात करें तो उसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है मैथ्स में? तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा लिखते हैं x अप्रोचेस टू लेट अस से 2 माइनस, तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड नेबरहुड। अगर मैंने लिख दिया x अप्रोचेस टू 2 प्लस, तो इसका मतलब होता है राइट हैंड नेबरहुड। क्लास वेरी क्लियरली, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 2 माइनस का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू माइनस में हो गई है, नहीं, 2 माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 2 के बहुत नजदीक है लेकिन वैल्यू 2 से जरा सी छोटी है। 2 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू 2 के बहुत नजदीक है लेकिन 2 से जस्ट बड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड एंड राइट हैंड नेबरहुड। ठीक, तो आपने देखा कि अगर मुझे किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी होती है तो इसके लिए हमारी जो फर्स्ट नोटेशन थी वो क्या था, कुछ ऐसा था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो फर्स्ट नोटेशन हमारा था वो ऐसे था, तो हमने लिखा लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए सपोज। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ये इसका मतलब होता है। तो ऊपर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, मान लो हमारा इंटरेस्ट है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू बतानी है हमें, तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे जब मैं फंक्शन की वैल्यू लिखता हूं तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसे हम कहते हैं क्लास लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है कुछ ऐसा, लिमिट x approaches to a minus fx, this is the way to write left hand limit। ये लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है। नंबर 3, राइट हैंड लिमिट। अगर आपको राइट हैंड नेबरहुड पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। एक बात और, क्योंकि मैथ्स है हम इतना टेक्स्ट लिखना नहीं चाहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्टकट में LHL और राइट हैंड लिमिट को हम RHL लिख सकते हैं, ऐसे कुछ। LHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। ऐसे इसको लिखने का तरीका होता है कुछ ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx। ठीक है, इस तरीके से ये तरीका है हमारा राइट हैंड लिमिट को लिखने का। ठीक है क्लास, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है क्लास, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो। सो क्लास, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ लिमिट्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े होते हैं, बट फिर भी हम एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। सपोज हमसे कोई कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस
5। तो इस केस में क्या आंसर आएगा? बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप x की जगह 2 रखो और आपके पास रिजल्ट आ जाता है 7। याद रखना है इस केस में हम 2 पे वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे 2 के नेबरहुड पर, इसलिए जो हमारा आंसर है वो भी एग्जैक्ट 7 नहीं है, वो 7 का नेबरहुड है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 एंड x अप्रोचेस टू 2 में यही डिफरेंस होता है। अगर x इक्वल्स टू 2 होता तो हमारा एग्जैक्ट आंसर होता 7, बट इस केस में जो 7 नजर आ रहा है वो एग्जैक्ट 7 नहीं है, वो 7 का नेबरहुड है। अगर 2 x की वैल्यू 2 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर है तो फाइनल आंसर भी 7 का नेबरहुड होगा, और अगर x की वैल्यू 2 का राइट हैंड नेबरहुड है तो फाइनल आंसर भी 7 का नेबरहुड होगा, राइट हैंड नेबरहुड होगा। ठीक है क्लास, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 सॉरी 4x, तो क्या करना है, जस्ट x की जगह पे 3 रख देना है, सो द रिजल्ट इज 12। सो द बेसिक मेथड टू सॉल्व अ लिमिट इज, ठीक है, जस्ट आप x की जगह वैल्यूज पुट करो। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सपोज हमने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू 100। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो लिमिट का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिंपली उसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर पे लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, नंबर 4। अगर हम नंबर 4 की बात करें क्लास, तो नंबर 4 में अब हम सीखेंगे बेसिक फंडामेंटल रूल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है 11th क्लास में, इसलिए मैं क्विकली देख रहा हूँ। 0/0 फॉर्मेट, लिमिट में ये जो फॉर्मेट होता है ये बहुत काम का है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 0/0 फॉर्मेट के ही मिलेंगे, और यही वो क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, चलो तो 0/0 फॉर्मेट का एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन। मैं जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप किसी भी लिमिट में जो पहला स्टेप होता है वो होता है डायरेक्ट लिमिट पुट करना। लेकिन अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आपको 0/0 फॉर्मेट मिल रहा है तो उस केस में हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट होता है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो ऐसा कोई भी सब्सटीट्यूशन जो आपको एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट देता है, मैथ्स में वो एक लॉजिकल ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम x की जगह डायरेक्टली 2 पुट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू एलिमिनेट दैट फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं 0/0 को सॉल्व करने के, मैं कुछ एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ। जैसे न्यूमरेटर के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेगा, x - 2 x + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, x - 2। तो अब आप देखोगे कि यहाँ x - 2 से ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा क्लास, 4। सो द फाइनल रिजल्ट इज 4। चलिए क्लास, सेकंड होता है 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो एक बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, एंड द रिजल्ट इज n a की पावर n - 1। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन की अपनी एक लिमिटेशन है, अगर उसकी पावर 2 है 3 है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही उसकी जो पावर है वो 4 5 100 900 ऐसा कुछ हो जाए तो उस केस में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से भी हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां फैक्टराइजेशन मेथड की लिमिटेशन आ जाती है या फैक्टर्स बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहां पर हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x raised to the power 100 - 1 अपॉन x - 1। अब आप देखो क्लास, अगर मैं इसमें डायरेक्ट x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट है ना, 0/0 मिल जाता है। तो हम लिमिट्स में हमेशा कोशिश करते हैं कि 0/0 फॉर्मेट सॉल्व हो जाए, और 0/0 फॉर्मेट सॉल्व करने के तरीके हैं हमारे पास लिमिट्स में, इसलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करें हम, तो एक तरीका है फैक्टराइजेशन। अब आप देख सकते हो कि x की पावर 100 का मैं फैक्टर बनाऊंगा कैसे, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हम इस एक्सप्रेशन को फॉर्मूले के जैसा बना लेते हैं। तो जो भी x की पावर है वो उसके साथ वाले कांस्टेंट की पावर होनी चाहिए। तो 1 की पावर तो कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, डिवाइडेड बाय x - 1। अब आप इसे कंपेयर करो क्लास फॉर्मूले से। अगर हम इस फॉर्मूले से इसे कंपेयर करें तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में आ चुका है।
x की जगह x है, n की जगह 100 है, a की जगह पर 1 है एंड n की जगह पर 100 है। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया। तो अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? n, हमारे केस में n क्या है? 100 इंटू a क्या है हमारे केस में? 1 रेज टू द पावर 100 माइनस 1 दैट इज 99। सो फाइनल आंसर इज 100। ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जहां फैक्टराइजेशन फेल होगा हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास ठीक है? ये क्लियर? दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। चलो थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हमें काफी देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज 1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको मैथ्स में पॉपुलरली कहा जाता है सैंडविच फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए x आपका रेडियन में होना जरूरी है। अगर x रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, सपोज हमसे कहा जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं क्लास, इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी आर सेइंग इज, जो भी साइन के साथ न्यूमरेटर में है, ठीक है, वही चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो और अगर लिमिट आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो रिजल्ट 1 आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का रिजल्ट आपका आ जाएगा 1। साइन 5x अपॉन 5x इज 1 एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 ओनली। ये सैंडविच फॉर्मूले का यूज है क्लास। ठीक है, कोई डाउट तो प्लीज पूछो। पड़ेगा। चलिए क्लास फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है। इनफैक्ट मैं दो फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x। तो ये भी सैंडविच फॉर्मूला की तरह ये रिजल्ट भी 1 आता है। ठीक है, एंड सेकेंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये आपका आता है 0। तो ये दो फॉर्मूले और हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लिमिट्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है क्लास, इनके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट से। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10 7x अपॉन 5x। तो ये बिल्कुल सैंडविच फार्मूला की तरह यूज होगा। 10 के साथ क्या है? 7x, तो हम चाहते हैं नीचे भी आ जाए 7x। तो ऐसे बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 5 को कर देते हैं साइड में। अंदर क्या मिलेगा हमें? 10 7x बाय x। क्योंकि साथ में 7x है, हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और आपका रिजल्ट आ जाएगा 7/5। ठीक है क्लास, ये डन। क्लास डन। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास दो फॉर्मूले और हैं। एक है e की पावर x से रिलेटेड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर 1 आता है। एंड सेकेंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी आपका 1 आता है। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने सैंडविच फार्मूले को किया। आपको बस ये देखना है कि फार्मूले के अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में आ जाए। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ई की पावर में अगर वही डिनोमिनेटर में आ जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है। इस केस में अगर अंदर 1 प्लस एक्स है, नीचे भी एक्स आ जाए तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 1। ये ध्यान देना है हमें बस। ठीक है क्लास। सो क्लास आज की क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कंटिन्यूटी। एंड कंटिन्यूटी के लिए हमने बोला जो पहला हमारा मेजर कॉन्सेप्ट था दैट इज टू अंडरस्टैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि हमने लिमिट समझ लिया है, ठीक है, जितने लोगों को प्रॉब्लम है प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप 11th क्लास का लिमिट एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने कहा लिमिट ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड पॉइंट्स पे निकालना, इस कॉन्सेप्ट को लिमिट ऑफ ए फंक्शन कहा जाता है। सिमिलरली जब मैं कहता हूं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा क्लास कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की। ठीक, कंटिन्यूटी
ऑफ अ फंक्शन। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन हम बात करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्लास। तो पहले समझते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी को समझने के लिए जस्ट मैं इंग्लिश का एक वर्ड लेता हूं, कंटिन्यूअस। सो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? क्लास, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, बिना रुके बिना टूटे, इस तरीके से। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। ठीक, आपको मैं एक सिंपल से कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोज मैं क्या करता हूं, कुछ ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। लेट मी प्लॉट सम ग्राफ्स, सम कर्व्स, ठीक है। एंड मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट मैं कर्व्स ड्रॉ करूंगा, आपको पता करना है, ठीक है। रैंडम कर्व्स है ये, हमारे पास क्या है, कुछ रैंडम कर्व्स है इस तरीके से। चलो, तो हमारे पास कुछ रैंडम कर्व्स हैं, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस पे सिंपल कोई भी वेरिएबल एक्स है एंड वाई एक्सिस पे कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स। सो वाई फंक्शन पे हमारे पास फंक्शन है एफ, एफ फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ऐसे, ठीक है क्लास। चलो, मैं क्या करता हूँ, इन सबको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज कर्व ए, दिस इज कर्व बी एंड दिस इज कर्व सी एंड दिस इज कर्व डी, ठीक है। चलो एक एक करके बात करेंगे। सपोज मैं आपसे पूछता हूं, कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी और कर्व डी, इन कर्व्स को जस्ट आप ऑब्जर्व करो और देखने की कोशिश करो। दिमाग में एक वर्ड याद रखना है, कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, कर्व ए क्या ये कंटिन्यूअस है? यस और नो क्लास। मैं कुछ नहीं बताया मैंने कंटिन्यूअस के बारे में, जस्ट कर्व को ऑब्जर्व करके क्या कहते हो, क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ जी क्लास, कर्व ए इज इट कंटिन्यूअस? यस। चलो, कर्व बी क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं। कर्व सी क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, कंटिन्यूअस है। एंड कर्व डी, इज इट कंटिन्यूअस? यस, इट इज कंटिन्यूअस। तो सिंपल भाषा में, ठीक है, बिल्कुल लेमन भाषा में, आम आदमी की भाषा में अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैं क्या बोलता हूं, किसी भी फंक्शन को मैं तब कंटिन्यूअस कहूंगा जब उसका ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना पाऊं। अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकता हूं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पाऊं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्लास, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में याद रखना, भूलना नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर यहीं से निकलेगा, इसी डेफिनेशन से। कंटिन्यूअस फंक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि उस फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज नो ब्रोकन लाइंस, ठीक है, इन अ कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व्स में टूटी हुई लाइन नहीं होंगी। टूटी हुई लाइन से मेरा मतलब है, जस्ट लुक एट कर्व बी, कर्व बी को देखो आप, ठीक है। किसी भी अगर हम कर्व बी को देखें तो ये ब्रोकन लाइंस का एग्जांपल है, तो दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रोकन लाइंस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में ब्रोकन लाइंस नहीं होती है। वहां पर लाइन, आप जो ग्राफ बना रहे हो वो बिना पेन उठाए बनेगा, मतलब आपने जहां से कर्व शुरू किया वहां से लेकर लास्ट तक आपका पेन कहीं नहीं उठेगा। दैट मीन्स जो कर्व है आपका वो कंटिन्यूअस है। सिंपल भाषा में ये इसका मतलब होता है। सो क्लास, हमने कहा कि भाई हम कर्व से चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, बट क्योंकि सबका कर्व बनाना मुश्किल है, हम क्या करते हैं, हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए, हमें कोई मैथोडोलॉजी चाहिए, जिस मैथोडोलॉजी से कितना भी डिफिकल्ट फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, ठीक है, मुझे उसका कर्व ना बनाना पड़े और मैं चेक भी कर पाऊं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्या करता हूं, मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन भी कर देता हूं, ठीक है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना भी स्टार्ट कराऊंगा क्लास, ठीक है। बट पहले एक बार मैं कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो किसी भी फंक्शन को अगर मुझे कहना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं लिमिट निकालता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a। मैं a पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालूंगा, ठीक है।
ऐसे, और मैं ए पॉइंट पे ही फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा एफ ए। और अगर मैं चेक करता हूं कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, अगर मैं देखता हूं कि किसी भी गिवन पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कह दूंगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लास, अगर किसी फंक्शन में किसी गिवन पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन आपका कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला है जिससे मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं। सेकेंड इज, मान लेते हैं कि आपका जो पॉइंट है वो ब्रेकिंग पॉइंट है। अब वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है मैं आगे बात करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। सपोज मैंने कहा कि ए आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। सपोज इफ ए इज ब्रेकिंग पॉइंट। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है क्लास मैं आगे बात करूंगा, आप जस्ट इतना समझ लो। ब्रेकिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कर्व अपनी वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, कर्व अपनी वैल्यू चेंज करता है जिस पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक, तो अगर आपका ए ब्रेकिंग पॉइंट है, मैं आगे क्वेश्चंस में बात करूंगा, तो उस केस में फॉर्मूला बदल जाता है। तब फॉर्मूला हो जाता है ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले आती है, फिर राइट हैंड लिमिट आता है, एंड देन फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू आती है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो जब आपका ए ब्रेकिंग पॉइंट होता है तब उस केस में फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, सो क्लास अब हमने जितना भी डिस्कस किया है इसके अकॉर्डिंग अब हम तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला है टाइप 1। हम अपने जितने भी कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैथमेटिकल टेक्निक्स के बेसिस पे हम 4 या 5 टाइप्स में हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम टाइप्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल होते चले जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखना। टाइप 1 सबसे बेसिक टाइप है। टाइप 1 को हम नाम देते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, चलो क्लास। सो फर्स्ट टाइप में आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे? ऐसे, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, लेट अस से मैं अपनी तरफ से वैल्यू ले लेता हूं 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्लास। आपको करना क्या है, आपको एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पे। ये जो x इक्वल्स टू 3 है इसी को हम कहते हैं पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एंड दैट इज वाई हमारा जो हेडिंग है उसमें हम क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, हम बोल रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। सो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी गिवन पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है क्लास, तो इस क्वेश्चन में टाइप 1 के क्वेश्चंस में आपको हमेशा दो चीजें दिखेंगी, एक तो फंक्शन जिसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, और दूसरा है पॉइंट जिस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये हमारा टाइप 1 है। क्लास देखना, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। जैसे हमने कहा टाइप 1 सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होता है देखो आप, सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। ठीक है, किस पे निकालनी है लिमिट? पॉइंट पे। पॉइंट क्या है हमारे केस में? 3। सो एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूंगा क्लास, एफ एक्स की जगह वैल्यू रखता हूं। चलिए, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? इट इज 2x प्लस 3। जब मैं वैल्यू रखता हूं सो द रिजल्ट इज 9। ठीक, अब कंटिन्यूटी के लिए एक तो आपको लिमिट निकालना होता है, दूसरा आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है उसी पॉइंट पे, दैट इज f3। जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो आप जानते हो क्लास, अगर एफ एक्स हमारा 2x प्लस 3 है तो f3 क्या होगा? जस्ट x की जगह 3 रख दो। तो जैसे ही हम x की जगह 3 रखेंगे ये बन जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, सो दैट इज 9। नाउ वी कैन सी दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, स्टेटमेंट, इसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोलते हैं जो मैं आप लिख रहा हूं, ये लिखने की कोशिश करना क्लास आप हर जगह। ठीक है, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f3
दोनों की वैल्यू 9 आ रही है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मैथ्स है तो शॉर्टकट में हम कंटिन्यूअस ऐसे लिख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 3। ये हमारा फाइनल आंसर है क्लास। सिंपल टाइप 1 कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। जस्ट एक पॉइंट हमें गिवन है और उस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। नेक्स्ट आते हैं क्लास, अब मैं डिस्कस करूंगा टाइप 2। नाउ व्हाट इज टाइप 2? टाइप 2 क्लास क्या होता है? जैसे अभी हमने टाइप 1 में देखा, ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस आएगा, सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हमें पता है कि ये तो कंटिन्यूअस आएगा ही, बिकॉज कंटिन्यूटी का मीनिंग ही होता है कि उसका कर्व हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस की जो हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस है, तो उसको बार बार चेक करना हमारे लिए थोड़ा अजीब हो जाता है, ठीक है। हम उसे चेक नहीं करते, बाय डेफिनेशन, बाय इनहेरेंट नेचर हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 में, इन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूटी बाय डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, तो हम बाय डेफिनेशन कह देते हैं कि दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे हैं, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इनके आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली टाइप 2 आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आप बाय डेफिनेशन सीधा बोल दोगे कंटिन्यूअस है, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। बट हम इसको यूज करेंगे अपने बड़े वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे जो हम टाइप 3 टाइप 4 पे आएंगे तो उसमें हम टाइप 2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ फंक्शंस की के एग्जांपल्स लिख रहा हूं क्लास, ठीक है। आपके जितने भी अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं, ऑल अलजेब्राइक फंक्शंस, या अलजेब्राइक फंक्शंस से ज्यादा मुझे लिखना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शंस। सो आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस का मतलब होता है जहां पर x की पावर एक नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू लेट अस से एक्स 2x प्लस 3, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है बिकॉज x की पावर 1 है। मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 12, ऐसे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। ऐसे ही हम कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 9x क्यूब। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। आप चेक भी करके देख सकते हो, कोई भी पॉइंट मैं दे दूं ये हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी बाय डेफिनेशन। तो कई बार बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर एक छोटा पार्ट होगा और मुझे सीधा दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। मैं उसको कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है क्लास। सेकंड आते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट, आपका जो रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें रेशियो p बाय q की फॉर्म में हो जो, ठीक है। रेशनल फंक्शन जिसमें p बाय q हो एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर आपका रेशनल फंक्शन है, ठीक है, तो अगर वो डिफाइंड है, ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2, ठीक। और अगर मैंने लिखा है x इज नॉट इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड, तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है क्लास। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। सो थर्ड फंक्शन जिसकी हम कंटिन्यूटी पे कमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं वो होता है साइन एंड कॉस। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस, ठीक है, एवरीवेयर। ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, ऑब्वियसली जहां पे ये डिफाइंड होंगे ये हर जगह कंटिन्यूअस होंगे। नंबर 4, ठीक है, जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे tan x, sec x, cot x एंड cosec x, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो जहां पर भी ये प्रॉपर्ली डिफाइंड है वहां पर ये कंटिन्यूअस होंगे।
आपको पता है कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहीं ना कहीं वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जहाँ पे इनफाइनाइट होगा वहां तो कंटिन्यूस होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि दे आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। जबकि साइन एक्स और कॉस एक्स तो कभी इनफाइनाइट वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हमने लिखा साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो कभी भी आप साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ में कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप टेन एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आपका कहीं ना कहीं पेन जरूर उठेगा। आप कर्व देख भी लेना। ठीक है, नंबर 5। ठीक है, log x। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं हम। अगेन इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। ठीक है, log x का डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, नंबर 6 e रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो ये भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। ठीक है क्लास, सो क्लास लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी उसमें हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड इसमें हमने कंटिन्यूटी लास्ट क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को हमने टाइप वाइज ब्रेक डाउन किया था। पहला था हमारा टाइप 1, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। जब आपको फंक्शन गिवन होता है, पॉइंट गिवन होता है, तो हम कह देते हैं उसे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एंड सेकंड था डेफिनेशन, कि बाय डेफिनेशन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बाय नेचर हमेशा से कंटिन्यूस रहे हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक, तो उनको हम बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस एंड सो ऑन। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था। अब आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप 3 में जाने से पहले, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब जब हम मैथ्स में बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शंस बहुत तरह के होते हैं। आज हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग देयर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस कितने टाइप के हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला होता है जिसे हम कहते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक है, हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा ये मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब होता है जब फंक्शन की एक सिंगल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सो दैट इज अ मोनोटॉनिक, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि फंक्शन की सिंगल वैल्यू है। बट अगर हमने कहा कि हमारे पास ऐसा फंक्शन है जब फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्ररली वैल्यूड फंक्शन। आर्बिट्ररली वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, इसमें हम जैसे अगर हम बात करें तो फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस 2x+3, 3x, this is when x is less than let us say 2, and this is when x is greater than equals to। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन जब फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं इज नोन एज आर्बिट्रली वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, तो याद रखना क्लास, हमने जो टाइप 1 डिस्कस किया था, टाइप 1 में अभी हमने डिस्कस की नहीं की है। हाँ जी क्लास, चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम चेक करेंगे आज आर्बिट्रली वैल्यूड फंक्शन से कंटिन्यूटी पे हम कैसे कमेंट करते हैं। सो लेट अस से मेरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट्स। ठीक, तो मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन लिखूंगा और पॉइंट लिखूंगा जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है, एक है 2x+3, अगला है 2x-3, and this is when x is less than equals to 2 and x greater than 2। ठीक है, एंड एट x इक्वल्स टू 2 पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्लास, इज द क्वेश्चन क्लियर? मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जस्ट शॉर्टकट में हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें एक आर्बिट्रली वैल्यूड फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमें पॉइंट भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो हमारा पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम? नहीं भाई।
चलो स्टार्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास, अगर मैंने लिखा होता, सपोज मेरा क्वेश्चन होता लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, तो आर्बिट्ररी वैल्यूड फंक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यूज होती है। जब एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं तो हम कैलकुलेशन कैसे करें, हमें पहले तो ये देखना है कि उन 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड उसके बेसिस पे ही हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, इस केस में फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ऑब्वियसली 1 है तो 1 इज लेस देन 2, तो जो हमारी कंडीशन कहती है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू यूज करनी चाहिए 2x प्लस 3। तो इस केस में मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 3 एंड देन लिमिट पुट मैं कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, सिंपल है। सिमिलरली अगर मेरा क्वेश्चन होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx, ऐसे, तो इस केस में हम क्या करते हैं क्लास, तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है x की वो 2 से बड़ी है, तो सिंपली हम क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जब 2 से बड़ा है, सो दैट इज 2x माइनस 3, ऐसे सिंपल। तो आर्बिट्रली वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि लिमिट के अकॉर्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू चूज करते हैं कि दो में से कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना फाइनल आंसर लिख पाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो दो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, जब हमें क्लियरली पता होता है कि वैल्यू 2 से छोटी है या बड़ी है तो क्या होगा, ठीक। बट अभी हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। चलो क्लास, तो मैं लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx, x अप्रोचेस टू 2 fx, तो क्या आप बता सकते हो इस केस में कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज होगी, 2 से छोटी वाली यूज होगी, 2 से बड़ी वाली यूज होगी, कौन सी वाली वैल्यू यूज होगी क्लास। भाई दोनों यूज करनी पड़ेगी, एक बारी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बारी राइट हैंड लिमिट। चलो शाबाश, ठीक है, ये बात याद रखनी है क्लास। जब हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2, तो मैंने बार बार कहा है x अप्रोचेस 2 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। आई रिपीट, x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, x की वैल्यू 2 से जरा सी छोटी है या जरा सी बड़ी है, ठीक है। तो जब हम लिख रहे हैं x अप्रोचेस टू 2 और हम कह रहे हैं कि वैल्यू x से जरा सी छोटी है या बड़ी है, दैट मीन्स कि हम इस पॉइंट पे हम पता नहीं कर सकते कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है वो 2 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा है तो ये वैल्यू यूज होगी, बड़ा है तो ये वैल्यू यूज होगी, दैट मीन्स देयर इज अ कंफ्यूजन, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे, क्लास ध्यान देना, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन टूट रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, उस पॉइंट को ही हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं ब्रेकिंग पॉइंट पे। रिपीट कर रहा हूँ क्लास, जब हम फंक्शन की लिमिट ब्रेकिंग पॉइंट पे निकालते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा कंटिन्यूटी के लिए मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे, एक मैंने लिखा था डायरेक्ट और दूसरा मैंने कहा था कि अगर आपको लिमिट ब्रेकिंग पॉइंट पे निकालनी हो, कंटिन्यूटी ब्रेकिंग पॉइंट पे डिस्कस करना हो, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे, वही यहाँ पे भी करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 की जगह लिखेंगे 2 माइनस, दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2, और अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की क्या वैल्यू यूज होगी, 2x प्लस 3, ठीक है। एक बार आपको पता लग जाए कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है, तो फिर ये माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये नेबरहुड के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ माइनस प्लस की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वैल्यूज रखेंगे और अपना आंसर लिख देंगे, सो दैट इज 7। तो आपको जो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्लास वो आ जाता है 7। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस में क्या होगा, वैल्यू 2 से बड़ी यूज करेंगे, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इट इज 2x माइनस 3, और जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक। तो हम सीधा लिखेंगे, सो एफ एक्स इज नॉट, ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, क्लियर, कोई भी। नाउ क्लास एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके देखो, ठीक है, हम इसको फाइनली फिर डिस्कस करेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन आपका ऐसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3
देन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 and this is x less than equals to 2 and this is x greater than 2. ठीक है क्लास, एट x इक्वल्स टू 2 आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, प्लीज करके मुझे बताओ, स्टार्ट करो। तो क्लास, तो मैंने आपको टाइम दिया था, उसके बाद आपने किया। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हमें स्टेप्स कितने लिखने होते हैं, कैसे करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी है, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2 से छोटे के लिए क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3, so that is 8 minus 3, so result is 5. So this is your left hand limit. Then हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस का मतलब है वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर x की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1, सो द रिजल्ट इज 5। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। मैंने अभी क्या कहा था क्लास आप लोगों से कि जब भी हम किसी फंक्शन में कंटिन्यूटी की बात करते हैं हमेशा दो चीजें होती हैं, लिमिट निकालना और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों आपने निकाला तब फंक्शन की लिमिट कंप्लीट हुई है। अभी सिर्फ फंक्शन की लिमिट कंप्लीट हुई है, अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। ध्यान से देखना, तो ये स्टेप भूलना नहीं है। यही स्टेप है जो लिमिट्स को कंटिन्यूटी से डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी को लिमिट से डिफरेंट कर रहा है। आप लिमिट किस पे चेक कर रहे हो? 2 पे। तो अब आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए 2 पे, तो कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? क्योंकि एफ 2 का मतलब होता है एक्स के वैल्यू 2 के बराबर है, तो एक्स के वैल्यू 2 के बराबर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आप एक्स की जगह पर 2 रखो, दैट मीन्स 2 क्यूब माइनस 3, सो द रिजल्ट इज 5। ठीक है, अब आप अपना फाइनल आंसर जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, आप सिंपली LHL भी लिख सकते हो बट अभी मैं प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ पूरा। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f2। ठीक है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। सिंपल, ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर होता है क्लास। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हमें किसी भी क्वेश्चन में करना होता है। सो क्लास, जब भी हम मैथ्स में एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कंटिन्यूटी में हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर वो हमें पॉइंट ही नहीं देता और कहता है कि फाइंड या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सिंपल फंक्शन दिया होता है, कोई पॉइंट नहीं दिया होता। तो यही हमारे टाइप 3 का बेस होता है। तो हमारी जो टाइप 3 प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम कहते हैं जनरल कंटिन्यूटी, दैट इज कॉल्ड जनरल कंटिन्यूटी। ठीक है, जनरल कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको पॉइंट नहीं पता होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसे, डिस्कस द कंटिन्यूटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट फंक्शन लेंगे और वैल्यू लेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ। सपोज हम क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 and 2x minus 3. This is x less than equals to 2 and this is when x is greater than 2. ठीक है क्लास, क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को तो प्लीज पूछ। हाँ जी क्लास, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो जनरल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? इसके कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट करना है कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, अगर है तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। ठीक, तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमसे कहा जाता है डिस्कस दी कंटिन्यूटी, मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा इसी कंटिन्यूटी को। तो पहला प्रॉब्लम है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने सॉल्यूशन में, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब हमने पॉइंट्स चूज कर लिए तो वो पॉइंट चूज करने का क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना क्लास।
तो सबसे पहले इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपनी नंबर लाइन को देखते हैं। हमारी नंबर लाइन शुरू होती है माइनस इन्फिनिटी से और जाती है प्लस इन्फिनिटी तक। आप क्या करो, ये जो पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी वैल्यू बदलता है इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो 2 आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, जस्ट नंबर लाइन के ऊपर लिखो आप 2, जो भी ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट है तो जितने ब्रेकिंग पॉइंट है आप वहाँ पर लिख दो। अब देखो, जितने भी नंबर्स इस नंबर लाइन पर हैं, इसके अलावा तो और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली 3 केस बनाएंगे क्लास। पहला केस लेस देन 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से छोटे हैं। दूसरा केस मोर देन 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से बड़े हैं। और तीसरा केस इक्वल टू 2। अगर मैं ये 3 केसेस लूँ तो क्या वो इनफाइनाइट केसेस सारे कवर हो गए इसमें? तो आप देखोगे बिल्कुल हो गए, क्योंकि नंबर या तो 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा या 2 से बराबर होगा। इसके अलावा तो कोई और नंबर होता नहीं है जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। या तो नंबर 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के बराबर होगा। मान लो ब्रेकिंग पॉइंट 3 होता तो मैं क्या लेता, एक नंबर लूँगा 3, फिर एक बार लूँगा मैं 3 से छोटा और एक बार मैं लूँगा 3 से बड़ा। ठीक है? लेस देन 3, मोर देन 3 एंड इक्वल टू 3, ये 3 केसेस बनेंगे। दैट मीन्स क्लास कि इनफाइनाइट केसेस को सॉल्व करने से अच्छा मैं मैथ्स में क्या करता हूँ, मैं सिंपली 3 केसेस बना लेता हूँ। ब्रेकिंग पॉइंट से छोटा एंड ब्रेकिंग पॉइंट से बड़ा, दैट्स इट। ठीक है? अगर मान लो हमारे पास 2 ब्रेकिंग पॉइंट हो जाए, ठीक है? जस्ट देखना क्लास, ठीक है? अगर 2 ब्रेकिंग पॉइंट हो जाए, मान लो एक और आ जाता 3, तो क्या करते हैं हम? सिंपली एक केस बनाते हैं, मैं यहाँ केस लिख रहा हूँ। केस नंबर 1 लेस देन 2, केस नंबर 2 मोर देन 3, केस नंबर 3 बिटवीन 2 एंड 3, केस नंबर 4 x इक्वल्स टू 2, ये फोर्थ केस हो जाता है। और केस नंबर 5, ठीक है, x इक्वल्स टू 3। इन 5 केसेस पे अगर हम चेक कर लें तो क्या इनफाइनाइट केसेस कवर हो जाते हैं क्लास, यस और नो? हाँ भाई। ठीक है? अब क्योंकि हम इनफाइनाइट केसेस कवर करने की बात कर रहे हैं और जो लॉजिक हमने देखा है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ब्रेकिंग पॉइंट हो, 2 ब्रेकिंग पॉइंट हो या जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट्स हो, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक? आप एक सिंपल सा फॉर्मूला भी याद रखो, 2n+1। 2n+1 का मतलब होता है कितने केसेस बनाने हैं। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट्स, जितने ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वो आप एन की जगह रख दो, उतने केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो सपोज मैंने कहा 2 ब्रेकिंग पॉइंट है तो 2 इंटू 2+1 दैट मीन्स 5 केसेस बनेंगे। आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे अभी 5 केसेस हमने बनाए हैं। अगर एक ब्रेकिंग पॉइंट है तो 3 केसेस बनेंगे। सो 2n+1 ये फॉर्मूला होता है जिससे हमें पता लगता है कि कितने केसेस हमें बनाने हैं यहाँ पर। क्लास इज दिस क्लियर? हाँ भाई। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है? जितना मुश्किल या जितना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगता है, सॉल्यूशन उतना ही ईजी होता है। ठीक है? जैसा हमने कहा कैलकुलस का सबसे आसान हिस्सा होता है कंटिन्यूटी। ठीक है? तो आराम से हो जाएगा सॉल्व, ध्यान से देखना बस आप। तो हमें ये पता लग गया कि इस केस में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केसेस किस बेसिस पे बनाएंगे? तो पहले मैं लिखता हूँ लेट सी। ठीक है? मैं एक नंबर चूज करता हूँ सी। सी है क्या? लेट सी बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मैंने एक अज्यूम किया कि सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा कांस्टेंट है जो कोई भी वैल्यू अक्वायर कर सकता है। ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। केस 1, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या था? तो अब हम पहला केस लेंगे c लेस देन 2। जो हमारा फर्स्ट केस होगा वो होगा c लेस देन 2। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखता हूं, जब c लेस देन 2 है तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी? तो आप देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू इस्तेमाल होगी 2x प्लस 3। यानी कि मुझे c लेस देन 2 पर बस एक फंक्शन के बारे में बात करनी है, वो है 2x प्लस 3। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है, तो मैं कैसे कमेंट करूं? ठीक है? तो इसको कमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, हम टाइप 2 यूज करेंगे क्लास, कंटिन्यूटी बाय डेफिनेशन। तो मैं लिखूंगा इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखना, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है? सो इट इज कंटिन्यूअस, बस इतना ही लिखना है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है सो इट इज कंटिन्यूअस, दैट्स इट। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो हम इस पे डिस्कशन में नहीं जा सकते कि कैसे चेक करेंगे 2x प्लस 3 को, क्योंकि पॉइंट तो हमें पता ही नहीं है। लेस देन 2 तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम स्टेटमेंट डेफिनेशन से ये काम करेंगे। देन केस 2, केस 2 में हम क्या लेंगे, c ग्रेटर देन 3। हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन पहले लेना, क्योंकि सिंपल केसेस होते हैं। ठीक है? मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, किसी भी स्टेप पे अगर कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है, तो
मांग उसके आगे का आंसर चेक नहीं होगा। तो लेस देन मोर देन सबसे ईजी स्टेप्स होते हैं जिसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप लेस देन मोर देन वाले केसेस लिखो, इक्वल टू वाला हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए तो केस 1 लेस देन 2, केस 2 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो फंक्शन है अब हमारा 2x माइनस 3। अगेन सेम आर्गुमेंट, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सेम आप लिखना, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। सो इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सो केस 3 में क्लास अब हम लेंगे c इक्वल्स टू 2। एक बार हम लेस देन 2 ले चुके हैं, एक बार मोर देन 2 ले चुके हैं, और देखा हमने लेस देन 2 मोर देन 2 दोनों पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। चलो, इक्वल्स टू 2 के लिए तो आज हमने डिस्कस किया ही था, बिल्कुल सेम लॉजिक है, बिकॉज 2 इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3। ये सेम क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। सो दैट इज 7, एंड देन हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस पे क्या वैल्यू होगी, 2x माइनस 3, सो दैट इज x अप्रोचेस टू 2, 2x माइनस 3। सो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, अगेन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्लियर। तो अब हम फाइनल आंसर अपना लिखेंगे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो क्लास कि आपका जो फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं आया है। ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ इसके आगे डिसकंटिन्यूअस। तो फाइनली आंसर क्या होगा हमारा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एफ एक्स इज discontinuous at भाई all भाई points। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ भाई टाइप थर्ड वाली स्क्रीन दिख रही है। भाई स्क्रीन नहीं आ रही, ब्लैक। भाई चेंज नहीं हो रही। एक सेकंड देखते हैं, जस्ट अ सेकंड क्लास। अभी देखो, अभी दिख रही है क्लास। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन नंबर 11 चूज करते हैं। सो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 and then x square plus 1, and this is x less than equals to 2, x greater than 2। ठीक है, और हमें भी हमें पता करना है कि कितने पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है क्लास, आई होप क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। इसमें पॉइंट तो गिवन ही नहीं होता, इसीलिए हम इसे जनरल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगेन वैसे ही स्टार्ट करना है जनरल कंटिन्यूटी में हमेशा। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना, लेट सी बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, सी आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, लेट सी बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, केस 1। ठीक है, केस 1 लेते हैं, सी लेस देन 2। ठीक है, सी लेस देन 2, फंक्शन की क्या वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल्स टू लेस देन 2 के लिए एक्स क्यूब माइनस 3। सो एक्स क्यूब माइनस 3 क्या है क्लास हमारे केस में, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ये कंटिन्यूअस होगा। केस 2 4 मार्क्स का क्वेश्चन है क्लास, अच्छे से देखो आप। सी ग्रेटर देन 2, इस केस में क्या होगा, अगेन सेम सिचुएशन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है 2 को छोड़कर ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है अभी तक। 2 पे और चेक करते हैं। ठीक है, चलो 2 पे और चेक कर लेते हैं एक बार। आई थिंक दिस शीट नंबर 6। ठीक है, चलो केस 3 पे देखते हैं। केस 3 सी इक्वल्स टू 2।
ठीक है, इसमें अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये तो आज हमने सीखा ही है, फटाफट से करते हैं इसे भी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब है जब वैल्यू 2 से छोटी है, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते थे एक्स क्यूब माइनस 3, और जब हम वैल्यू रखते हैं इसमें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 5। देन हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, दैट इज योर राइट हैंड लिमिट, तो ये बन जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एंड फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड देन जब आप इसे भी सॉल्व करते हो तो रिजल्ट क्या आता है 5। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई है, हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, दैट इज f2, और f2 के केस में ये बनेगा 2 क्यूब माइनस 3, सो दैट इज 5। ठीक है क्लास, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अगेन ये फंक्शन भी कैसा हो गया यहाँ पर, कंटिन्यूस, हम ये लिख देते हैं छोटा सा कंटिन्यूस। तो फाइनली कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारी कंक्लूजन, तो हम लिखेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, ये हर एक जगह पर कंटिन्यूस है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्लास। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है क्लास प्लीज पूछो। सो नेक्स्ट क्लास अब हम क्या करेंगे, टाइप 3 में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट एक से ज़्यादा है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एंड एफ एक्स की वैल्यूज कुछ ऐसी है 3x व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है, देन इट इज 2x minus 1 when x lies between 1 and 2, and last is 2x if x is greater than equals to 2। ठीक है, ना सपोज हमारे पास जो आर्बिट्रली वैल्यूड फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में है। ठीक है, दैट मीन्स कि इस केस में हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, एक ब्रेकिंग पॉइंट 1 है और दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट 2 है। तो जब आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट एक से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली हम केसेस सॉल्व करने का मेथड हमारा वही रहेगा, बट हम इस केस में केसेस बनाएंगे, देखना ज़रा। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, लेट सी बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, जस्ट शॉर्टकट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कैसे करना आता है। अब आते हैं हम केस 1 पे, फर्स्ट केस। ठीक, तो पहले अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि केसेस हमें कौन से लेने हैं। केसेस आपको सीधा सीधा फंक्शन में ही नजर आ रहे होते हैं यहीं पे। ठीक है, केसेस में लेस देन और इक्वल टू कभी साथ में नहीं लेना, बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस c लेस देन 1, तो c लेस देन 1 पे क्या होगा क्लास, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज 3x। अगेन मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। जस्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज वैसी लिखना जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखते आ रहे थे। केस 2, अब केस 2 क्या लेंगे, जो सेकंड केस दिख रहा है आपको यहाँ पर, इक्वल टू नहीं लेना, बस याद रखना 1, जब आपका c 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो इस केस में फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो इस केस में हमारा एफ एक्स है 2x माइनस 1, अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, देन आते हैं केस 3 पे। केस 3 c ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये तो हमारे जैसा हमने कहा था इनइक्वालिटी वाले केसेस हमेशा पहले करें, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हमने कर लिया। कोई प्रॉब्लम क्लास यहाँ तक तो प्लीज पूछो। ठीक है, तो केस 4 में हम क्या लेंगे, सिंपली लेंगे c इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लास्ट आते हैं केस 5 पे, फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस क्या है हमारा, c इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 2 पर हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x माइनस 1 सो दैट इज 3,
इसका जो रिजल्ट आया वो आ गया 3 एंड देन हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट था वो था, आई थिंक क्या था, जस्ट अ सेकेंड, पीछे देख लेते हैं एक बार फंक्शन। अच्छा, ऊपर 3x था, नीचे 2x था, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड क्लास। तो यहाँ पे हमें 3x करना पड़ेगा, ये 3x था, तो रिजल्ट आ जाएगा 6। बाकी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। अगेन आप देख सकते हो कि इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे क्लास, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हम करते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट्स हों तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है। हाँ जी क्लास, अब आप देखना, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं जब एक ब्रेकिंग पॉइंट है, जब दो ब्रेकिंग पॉइंट है, लेकिन जब हम इस तरह का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो अक्सर बच्चे ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इस केस में नंबर ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं 0, 1, 3 एंड 10। दैट मीन्स देर आर 4 ब्रेकिंग पॉइंट्स। अगर हम 2n+1 वाला फॉर्मूला यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें 9 केसेस बनाने पड़ेंगे। और आप देख सकते हो 9 केसेस बनाना कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ बहुत सिंपल है कि ब्रेकिंग पॉइंट्स वो होते हैं जिसपे फंक्शन अपनी वैल्यू बदलता है। तो 0 पर क्या फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज हैं? नहीं, एक ही वैल्यू है 3। क्या 10 पर फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज हैं? नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू है 5। लेकिन क्या 1 पे फंक्शन की दो वैल्यूज हैं? तो हाँ है, एक बार है 3 और एक बार है 4। 3 पे दो वैल्यूज हैं, बिल्कुल है। दैट मीन्स क्लास कि जब इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस केस में ब्रेकिंग पॉइंट बस ये बीच वाली वैल्यूज होती है, सिर्फ ये। जो बाहर वाली वैल्यूज आपको नजर आ रही है 0 और 10 के केस में, दीज वैल्यूज आर नोन एज एक्सट्रीम वैल्यूज। 0 और 10 आपके केस में क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज है। दैट मीन्स जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं ना तो 0 से छोटी वैल्यूज पे कोई डिस्कशन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है फंक्शन उस केस में कैसे बिहेव करता है, ना ही मैं 10 से बड़ी किसी वैल्यू पे बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि 10 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की क्या वैल्यू है। अब इसके बीच में जो वैल्यूज हैं वो क्या है? 1 है और 3 है। तो हम केसेस कैसे बनाएंगे? तो जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम वैल्यूज पर हम कभी भी लिमिट चेक नहीं करते। तो पहला केस हमारा क्या बनेगा? पहला केस बनेगा जब c आर्बिट्री कांस्टेंट आपका 0 और 1 के बीच में लाई करे। सेकंड केस बनेगा जब आर्बिट्री कांस्टेंट आपका 1 और 3 के बीच में लाई करे। थर्ड केस बनेगा आपका जब वो 3 और 10 के बीच में लाई करे। फोर्थ केस जब वैल्यू 1 के बराबर है एंड फिफ्थ केस जब वैल्यू 5 के बराबर है। 0 और 10 क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज है, इस पर हम लिमिट चेक नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इस पर एक्सट्रीम वैल्यूज पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है उस पर। इज दिस क्लियर क्लास? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए क्लास, एक बार हमने जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब हम फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने का, क्योंकि आपको पता ही है कैसे करना होता है। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद दैट कॉन्सेप्ट, दैट लाइन, लेट सी बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, वो लाइन अब आप कंप्लीट कर लेना, आपको पता है कैसे करना होता है। देन केस 1, फर्स्ट केस हमारा सी। ठीक है, 0 0 क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू हम इक्वल टू भी लगा लेंगे। ठीक है, जब आपका जो c है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में आप देख सकते हो फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू 3। 3 क्या होता है? ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, 3 भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। सिंपल। ऐसे ही आप केस 2 बनाओ। सो सेकंड केस क्या बनेगा क्लास? सेकंड केस में ये बनेगा जब c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है। ठीक है, मैं जस्ट केसेस लिख रहा हूँ क्लासेस के बाद। उसके बाद केसेस में क्या करना होता है आपको पता ही है। केस 3 जब वैल्यू 3 और 10 के बीच में, अगर 10 जो है वो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है तो इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, केस 4 c इक्वल्स टू 1 एंड केस 5 c इक्वल्स टू 3। किस तरीके से हम 5 केसेस बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो।